साथियों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल स्टूडेंट साथी। हम लोग प्रश्नोत्तर श्रृंखला की कड़ी में एक और प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रश्नों के जरिए हम लोग एक दूसरे से रूबरू होते रहे हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला की इस कड़ी में एक और प्रश्न जो बहुत ही बीपीएससी का पसंदीदा सवाल है कि बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा। इसे स्पष्ट कीजिए। और एक और सवाल उन लोगों ने पूछा है इसी से जुड़ा हुआ कि अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया। आप इसे स्पष्ट करें। हम लोग इस सवाल को विश्लेषणात्मक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक आदर्श फॉर्मेट में। इसके पहले मैं आप लोगों को दोस्तों चार कला के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। हम लोगों ने उस चार कला के जरिए बिहार की विरासत को, समृद्ध विरासत को देखने की कोशिश किया था, ठीक है। इसके पहले मैं आप लोगों को एक बार इतिहास की होल सिलेबस पर ले जाना चाहूँगा, एक नज़र डालना चाहूँगा ताकि हम लोग इससे रूबरू हो सकें। जो हमारा इतिहास और कला का जो सिलेबस है बीपीएससी ने जो निर्धारित किया है उससे हमें कंठस्थ होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि बीपीएससी ने इन इतिहास और कला के इस पेपर में इन मुद्दों को क्यों रखा है, इन सवालों को क्यों रखा है, इन विषय वस्तु को क्यों डाला है, ये किस तरह हमारी पर्सनालिटी को या फिर बिहार की समझ विकसित करने में मददगार साबित होंगे सारे टॉपिक, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैसे जब भी धर्म और दर्शन की बात आएगी, ठीक है, जब भी धर्म और दर्शन की बात आएगी, बौद्धिक विरासत की बात आएगी भारतीय संदर्भ में, तो बिहार का जिक्र किए बिना वह अधूरा होगा, ठीक है। तो कैसे? क्योंकि भारत के धार्मिक और दार्शनिक समृद्धि को लाने में बिहार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये अगर इतना समृद्ध और विविधतापूर्ण बन पाया है तो इसके पीछे सबसे बड़ा वजह बिहार की यही गौरवशाली धरती रही है। कैसे, किस रूप में? तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में बिहार की इसी धरती पर दो महान धर्म एवं दर्शन, बौद्ध एवं जौन का प्रादुर्भाव होता है, जिससे निकल करके आता है मौर्य कला और पाल कला, जो हमें पढ़ाई करनी है। दूसरी आप देखेंगे कि इसी धरती पर हिंदू धर्म के कई संस्कारों का भी उद्भव होता है। और जिस राम सीता विवाह का प्रसंग देख सकते हैं, आप गया को देख सकते हैं हिंदू धर्म के मामले में, तो वहाँ से मधुबनी पेंटिंग निकल करके आती है, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे मध्यकाल में तो इस्लाम की सूफी परंपरा का विकास होता है, ठीक है। और हिंदू और जो भक्ति आंदोलन की समन्वयवादी विचारधारा होती है, ठीक है। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय एकता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा टैगोर वाले में, वो हमारी कोई थोपी हुई विचारधारा नहीं है, ठीक है। ये इन्हीं चीज़ों में निहित है कि हम अब तक टूट नहीं पाए हैं और भारत जो एक राष्ट्र के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है, तो इसमें ये दो चीज़ों की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो और फिर आधुनिक काल में ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार होता है, जो आप देख सकते हैं आज भी खाजे कला में एक चर्च है, बहुत मशहूर चर्च है। तो इन दोनों को मिलाने से आपके सामने पटना कलम आता है, ठीक है, जो चित्रकला की मिश्रित शैली रहती है और वो मुगल शैली और ब्रिटिश शैली और क्षेत्रीय स्तर पर मिल करके कैसे हमारी मौलिक शैली के रूप में, चित्रकला की मौलिक शैली के रूप में पटना पेंटिंग के रूप में हमारे सामने आती है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो हमने चार कलाओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमें दो जनजातीय विद्रोह भी पढ़ना है, मुंडा और संथाल के रूप में, और हमें ये 5 चीज़ों में बिहार का कंट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है, कि 1857 की क्रांति में, चंपारण आंदोलन, असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो में बिहार ने क्या अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन, योगदान प्रस्तुत किया है। तो हमें ये पढ़ना चाहिए, हमें बिहार का ब्यूरोक्रेट्स बनना है। तो जाहिर है कि हमें इन चीज़ों को जानना जरूरी है कि बिहार का इतिहास, ताकि आप वर्तमान में जब भी डिसीजन लेंगे तो आप इन चीज़ों से प्रेरित होंगे, ठीक है। तब भी आपका जो डिसीजन होगा वर्तमान का, वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में होगा, बिहार के गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में होगा
और उसके अनुपात समानुपात में होगा, ठीक है। और हमें 6 व्यक्तित्व पढ़ना है, ठीक है, 6 व्यक्तित्व पढ़ना है। अब देखिए अभी क्यों व्यक्तित्व पढ़ना है, ठीक है, क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आ सके, ठीक है। तो आप गांधी, नेहरू, लोहिया को पढ़ेंगे, टैगोर को पढ़ेंगे, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल को पढ़ेंगे, तो जाहिर है यही तो भारत के स्तंभ हैं, भारत के पिलर्स हैं, ठीक है। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो देखिए इनके पढ़ने से फ़ायदा एक ये भी है, जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था कि हाउ टू राइट गुड आंसर, तो उसमें आपको हमने उसमें बताया था एक प्रामाणिकता के बारे में कि जब भी आप अपनी बात को कहें तो तर्कों के साथ कहें, लॉजिकली कहें, और प्लस अपने बातचीत के कथन में प्रचुर मात्रा में पुरजोर तरीके से किसी मतलब कोटेशन का इस्तेमाल करें। अब ऐसा कोटेशन का इस्तेमाल नहीं कर दें जैसे कि कहते हैं ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी को तय करने में वक्त तो लगता है, ये उनकी जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी को तय करने में वक्त तो लगता है। अब ऐसा कोटेशन आप नहीं लिख दें, वहाँ पर टैगोर को लिखें, ठीक है, इनके स्वच्छंदतावादी प्रेम को लिखें, ठीक है, वहाँ नेहरू को लिखें, ठीक है, वहाँ आप लोहिया तो नहीं इस संदर्भ में, आप वहाँ टैगोर और नेहरू को लिख सकते हैं, इनकी आध्यात्मिक चेतना को आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये अगर आप पढ़ते हैं यहाँ इतिहास में, देखिए कई जगह आपका मदद कर रहा है ये, आप आईआर में आपका मदद करेगा, पॉलिटी में मदद करेगा, इकोनॉमिक्स में मदद करेगा। गांधी को कई जगह आप इकोनॉमिक्स में कोट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें भारत की अच्छी समझ थी, ठीक है। तो जब आप इनको सराबोर करके अपने प्रश्नोत्तर को लिखेंगे, उत्तर को लिखेंगे, तो बड़ा सारगर्भित होगा, और ठीक है, और भारतीय संदर्भ का उत्तर होगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य का उत्तर होगा, ठीक है। तो आइए, हमने कहा अब देखते हैं, जैसा कि हमने कहा कि हमेशा हम लोग एक दूसरे से प्रश्नों के जरिए रूबरू होते हैं, तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ, प्रस्थान करते हैं। जो आपके सामने एक बहुत ही सारगर्भित प्रश्न है जो अक्सर परेशान करता है कि कैसे लिखा जाए, तो कुछ भी नहीं है। आप जब भी कोई चीज़ लिखें तो आप उसके बारे में पहले खूब सोचें कि क्यों पढ़ना चाहिए, इन्हें पढ़ने से क्या फ़ायदा है। आप इनकी पृष्ठभूमि को समझेंगे तो खुद ही लिख लेंगे, कुछ भी रटने की क्या ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक बार टैगोर से पूछा गया कि उनको उनकी चित्रकला के बारे में पूछा गया, आप अपनी चित्रकला के बारे में कुछ बताएं, तो टैगोर बहुधा उनसे उनके चित्रकला के बारे में पूछा जाता था, तो टैगोर कुछ भी नहीं बोले, वो अपने चित्रों की तरह ही चुप रहे दोस्तों। तो उन्होंने एक बड़ी रिमार्केबल बात कही कि क्या कला अभिव्यक्ति की चीज़ होती है, ये आपकी अभिव्यक्ति के लिए है। अगर कलाकार उसे स्पष्ट कर दे अपने कला को, तो फिर उसका मजा नहीं है। कलाकार क्यों बोलेगा, वो तो स्वांतः सुखाए लिखा है। वो हमारी काबिलियत कि जब हम मधुबनी पेंटिंग को देखें तो हमारे संवेदनहीन हृदय में संवेदना पैदा हो जाए। हमारी अभिव्यक्ति की काबिलियत होनी चाहिए कि हम कलाकार की उस कला के जरिए उसकी अंतरात्मा तक पहुंच सके, उसके अंतःकरण तक पहुंच सके कि उन्होंने किस भावना से प्रेरित होकर के इस कला को सृजित किया है। चाहे वो मौर्य कला हो, चाहे पाल कला हो, दोस्तों आप इसको बहुत गहराई से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कलाकारों ने या फिर हमारे शासकों ने अंतःकरण के स्तर पे, आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर इन चीज़ों को गढ़ा है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारे यहाँ कलाकार कला का सृजन ही नहीं करता है, वो कला को जीता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको कहा है कि हमारे यहाँ की जो कलाकार है वहाँ अनामता है, धार्मिकता है, भावनात्मकता है, पारंपरिकता है। क्या कमाल का समावेश है हमारी भारतीय कला परंपरा में। तो आप जब भी इस कला को पढ़ें, ठीक है, तो अपनी अंतरात्मा को उसके अंदर उड़ेल दें और उस कला के जरिए उन कलाकारों तक पहुंचने की कोशिश करें, तब भी आप उसमें डूब करके लिख पाएंगे, ठीक है, आपका अपना हो पाएगा। और एक एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ, जिस एग्जामिनी ने लिखा है वो उस कला को जिया है, उस प्रश्न को जिया है, उस विचारधारा को जिया है। जैसे आप इसी को लिखे तो आप ऐसा लगे आपने बिरसा मुंडा को जिया है, ठीक है। आप संवेदना के स्तर पर भी इनसे रूबरू हो, बिरसा मुंडा,
संवेदना मानवीय, जैसे कि मैं महाश्वेता देवी ने भी बड़ी एक मानवता के बहुत ही ये क्या मतलब मानवीय स्तर पे, संवेदना के बहुत ही मानवीय स्तर पर एक उपन्यास भी मुंडा के बारे में और बिरसा मुंडा के ऊपर एक उपन्यास लिखा है, ठीक है, जिसमें उन्होंने शोषण के तरीकों को बड़ी मानवीय स्तर पर दिखाया है, बहुत संवेदित होकर के। तो जब तक कोई भी लेखक, कलाकार या फिर हम सब जो लिखते हैं, जो लेखक हैं, जो एग्जामिनी है, जब तक उसमें संवेदना हमारी नहीं घुलेगी, राइटिंग स्किल कभी भी सारगर्भित नहीं हो पाएगा, वो प्रभाव और असर पैदा कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम आते हैं, इसको 3 भाग में बांट कर अध्ययन करेंगे, परिचय और विश्लेषण और निष्कर्ष के रूप में, ठीक है। हम अक्सर आपको कहते भी रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये क्यों होता है, ये विद्रोह क्यों हुआ। तो जाहिर है कि जनजातियों का आप तो जानते ही है, उनका अपना एक विशिष्ट जीवन पद्धति होता है, एक स्वतंत्र विशिष्ट जीवन पद्धति होता है। जब भी उनके अंदर छेड़छाड़ करने की कोशिश होती है, वो बौखला जाते हैं। तो अंग्रेजों ने यही तो किया, बाहर से आने वाले दिकियों ने यही तो किया कि उनके राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, ठीक है। और ये औपनिवेशिक शोषण के भी शिकार बने, ठीक है। तो ये देखना है कि ये विद्रोह जो है उनके बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है, बिरसा आंदोलन, वो राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में हस्तक्षेप एवं औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध एक संगठित विद्रोह था। मुंडा वस्तुतः ये नागपुर क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति है, ठीक है। ये विद्रोह 1895 से 1901 तक चला, ठीक है। और इस विद्रोह को हम लोग उलगिलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है महान विद्रोह, ठीक है। तो और ये सबसे बड़ी इस युद्ध की खासियत क्या है, इस विद्रोह की खासियत क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये इतना जिंदा क्यों है, आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है। क्योंकि बिरसा ने एक बड़ी कमाल की बात की थी कि कैसे हमें उसने धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना के जरिए धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किया, क्योंकि वो नैतिक पक्ष उसका बहुत मजबूत था। तो उसके नैतिक पक्ष से लोग इतना प्रभावित हुए, वो इस हद तक सामाजिक और धार्मिक बदलाव लाया कि ये बदलाव ही प्रस्फुटित हो गया सांस्कृतिक चेतना में। और ये सांस्कृतिक चेतना जो स्वावलंबन की भावना होती है, वो बाद में राजनीतिक चेतना और संघर्ष में प्रस्फुटित हो जाता है। और यही राजनीतिक चेतना अंग्रेजों को समझता है, उनकी चालाकियों को समझता है, सरदारों को, मुंडाओं को समझता है, वो कितने सूक्ष्म तरीके से, महीनी तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था में बदलाव ला रहे हैं, ठीक है। तो यही राजनीतिक चेतना और संघर्ष कैसे बाद में विदेशी शासन की मुक्ति, विदेशियों को भगाने के रूप में रूपांतरण होता है, तो हम इसको विश्लेषण करेंगे उसमें, विश्लेषण वाले पक्ष में। तो हम कह सकते हैं कि ये वस्तुतः जो बिरसा आंदोलन था, वो एक तरह से बिरसा आंदोलन धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार के जरिए, या धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना का राजनीतिक चेतना एवं संघर्ष में रूपांतरण का ये गौरवशाली गाथा प्रस्तुत करता है ये आंदोलन, ठीक है। ये गौरवशाली गाथा प्रस्तुत करता है। इसको हम लोग विश्लेषण के स्तर पर देखेंगे, बड़े स्तर पे, ठीक है। उस पर निष्कर्ष देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आपके विश्लेषण के स्तर पे, ठीक है। विश्लेषण के स्तर पर हम लोग इसको थोड़ा सा दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें तो आना है इस स्तर पे ना, इसको दिखाना है। और थोड़ा सा दिखाएंगे कैसे उनकी सामाजिक व्यवस्था थी, उनकी जो खूंटकटी प्रथा थी, सामूहिक खेती का चलन था, ठीक है। जो एक व्यवस्था थी, जो निचले स्तर पर मुंडा व्यवस्था थी, वो पाहन व्यवस्था जो धार्मिक मुखिया था उससे कैसे गाइड होता था, ठीक है। और सबसे ऊपर जो पढ़ा राजा था, ये 15 या 20 गांवों का मालिक हुआ करता था, 15 या 20 गांवों का दोस्तों ये मालिक हुआ करता था, ठीक है। सबसे ऊपर ये पढ़ा राजा होता था, ठीक है, जो राजनीतिक प्रमुख होता था, ये धार्मिक प्रमुख होता था। और निचले स्तर पे पृष्ठभूमि में मुंडा व्यवस्था था। हाँ, एक चीज मैं आपको कहना भूल गया कि सबसे पहले जाने कि इस विद्रोह की पृष्ठभूमि में 3 चीजें थी, 3 चीजें आप एकदम ये गांठ बांध लेना कि कोई भी जनजातीय विद्रोह होता है लगभग सबकी उसकी जड़ में लगभग यही होता है। एक तो ये होता है कि उनका जो एक विशिष्ट स्वतंत्र जीवन पद्धति था उसमें हस्तक्षेप होता है, ठीक है। उनका जंगल से बहुत लगाव होता है, तो जंगल और जमीन की समस्या, ठीक है। वो जमीन और जंगल से जुड़े हुए रहते हैं बहुत घनिष्ठता से,
ठीक है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि उनका आत्मीय रिश्ता होता है, ब्लड का रिश्ता होता है। तो जब भी आप उस पर हस्तक्षेप करेंगे तो वो झनझनाएंगे ही, ठीक है। तो अंग्रेजों ने यही काम किया, ठीक है, या बाहर से आने वाले सरदारों ने, दिकुओं ने यही काम किया, ठीक है। तो तीन व्यवस्था थी। एक तो बेकार, सबसे पहले जंगल और ज़मीन की समस्या, उनके अंदर बेकारी उत्पन्न हो गई, बेरोजगारी की समस्या आ गई, और तीसरा सांस्कृतिक विघटन। अब आज भी देख सकते हैं हम सारे लोग समाज और धर्म से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। जब भी कोई इसमें बदलाव लाने की कोशिश करता है, प्रगतिशील तत्वों को घुसाने की कोशिश करता है, हम झनझना जाते हैं। अंग्रेजों ने तो यही काम किया, छेनी और हथौड़ी लेकर के हमारे इसी व्यवस्था में अपनी व्यवस्था को डालने की कोशिश किया, हम झनझना गए। क्योंकि हम बहुत जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से। खासकर हमारा जो सामाजिक ढांचा है, धार्मिक ढांचा है, वो हमारे ब्लड के अंदर है, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। और यह हमारा एक तरह से वीकनेस भी है तो स्ट्रेंथ भी है। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तभी तो हम कह सकते हैं एक मिस्र रोम, ये आप एक बड़ा अच्छा शेर है इकबाल का कि मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तो इसी कारण है। तो आइए दोस्तों हम इस पे देखते हैं, आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। आपने देखा सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था क्या हुआ कि लगान की ऊंची दर कर दी गई, ठीक है। इनके यहाँ भी लगान की सामूहिक व्यवस्था थी, ठीक है। ये सरदारों के और जमींदारों के ऋण जार में उलझते चले गए, व्यवस्था इनकी बन गई। इनकी लगान की ऊंची दर कुछ चुकाने में सक्षम नहीं थे, तो इनकी व्यवस्था बन गई, ऋण के जाल में फंसना, ऋण लेना, ठीक है। और जंगलों पर भी इनका अधिकार समाप्त हो गया। आप देख सकते हैं कैसे 1890 और 1895 के बीच में लगान की दर कैसे बढ़ती है, ग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक व्यवस्था, धर्म परिवर्तन हुआ, धर्म से जुड़े हुए थे ये काफ़ी गहराई से, ईसाई मिशनरी प्रवेश किए, अपने तरीके से बदलाव उन्होंने लाना शुरू किया, लोग लालच दे करके धर्म परिवर्तन करना शुरू किया। और ये नए तरह का जो धर्म था उससे अपरिचित थे, ठीक है, अपनी धार्मिक व्यवस्था से जुड़े हुए थे, उनका एक विशिष्ट जीवन पद्धति था, अपनी रफ्तार में चल रहा था, संतुलित तरीके से चल रहा। तो इन लोगों ने उसमें बदलाव लाना शुरू किया। तो हम थोड़ा सा दिखाएंगे, ज़्यादा इसको नहीं दिखाएंगे। उसके बाद दिखाएंगे बिरसा मुंडा के बारे में, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पर्सनालिटी पे, ये कितना कुशाग्र बुद्धि का था, औषधियों उसके पास नेतृत्व क्षमता थी। वो शुरू में ईसाई धर्म से बहुत प्रेरित था, लेकिन बाद में जब इन्होंने इनकी व्यवस्था को देखा तो वैष्णव बन गया, उसके अंदर शुद्ध नैतिक आचरण आ गया, ठीक है। उसमें एक बड़ी क्वालिटी थी, वो औषधियों गुणों में बड़ी कुशलता और दक्षता प्राप्त, जब भी कोई बीमार पड़ता था तो वो जाकर ठीक कर देता था। तो इससे उसका एक प्रभाव उत्पन्न हुआ लोगों में, ठीक है। नेतृत्व क्षमता कमाल की थी, वो वाक कुशलता थी, बोलने में भी माहिर था, बोलने के जरिए, सभाओं के जरिए, प्रार्थनाओं के जरिए लोगों को एकजुट कर देता था, लामबंद कर देता था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी उनके अंदर थी दोस्तों, ठीक है। तो आप देखते हैं औषधियों गुणों से में कुशल था, नेतृत्व क्षमता थी, वाक कुशलता थी, नैतिक बल था, सबसे ज़्यादा तो इस व्यक्ति के अंदर नैतिक बल था। तो नैतिक बल वाला व्यक्ति जब भी आह्वान करता है तो पूरा समाज उमड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर नैतिक बल होता है, नैतिक सच्चाई होती है। गांधी ने यही तो काम किया, अपनी इसी नैतिक सच्चाई, नैतिक बल पर पूरे हिंदुस्तान को एक छत्र के नीचे ला दिया, ठीक है। बिरसा मुंडा ने भी यही काम किया। आप देख सकते हैं गांधी भी बाद में बिरसा मुंडा से प्रभावित होता है, गांधी जैसा महान शख्सियत, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा दिखाएंगे इसके बारे में, और खास करके ये क्या परिवर्तन लाता है, क्या सामाजिक एवं धार्मिक सुधार करता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जोर डालेंगे। क्या जोर डालेंगे तो देखिए, ये आंतरिक शुद्धिकरण पर बल देता है, नैतिक आचरण अपनाने का आह्वान करता है, वो इस बात का भी आह्वान करता है कि शराब का त्याग कर दिया जाए, ठीक है। अंधविश्वास, कर्मकांड को वो निषेध करने की बात करता है, त्यागने की बात करता है, ठीक है। वो पशु बलि निषेध का आह्वान करता है, ठीक है। उसने कहा, उसने बहुदेववाद की जगह एकेश्वरवाद लाया, ठीक है। शिव बोंगा की पूजा करने का उपदेश दिया, एकेश्वरवाद की पूजा करने का उपदेश दिया। उसने ये भी बताया कि उसने दावा किया कि वो अलौकिक शक्तियों से, चमत्कारिक शक्तियों से युक्त है और उसके प्रभाव में एक शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम होगी, इसलिए लोगों के अंदर एक बल उत्पन्न हुआ, ठीक है। सारे लोग उसके आह्वान पर दौड़े चले आए, लामबंद हो गए, ठीक है। तो ये इसको ज़्यादा हम दिखाएंगे, ये काम किया और यही सामाजिक और धार्मिक सुधार करके, ठीक है, उसने ये सामाजिक और धार्मिक सुधार और प्लस ये सामाजिक और धार्मिक सुधार और प्लस ये बिरसा मुंडा का महान व्यक्तित्व का काम किया, सामाजिक और धार्मिक सुधार का काम किया,
और यही सामाजिक और धार्मिक सुधार सांस्कृतिक चेतना में तब्दील हो गया। उनके अंदर स्वावलंबन की भावना आई। ठीक है, सांस्कृतिक चेतना अंदर से उत्पन्न हुई, नैतिक बल उत्पन्न हुआ। ठीक है, वो चीज़ों को बारीकी से समझने लगे, सरदारों को, जमींदारों को, औपनिवेशिक व्यवस्था को, जो मूलतः शोषण पर आधारित व्यवस्था थी। ठीक है, एक नई व्यवस्था थी जिससे वो अपरिचित थे। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक चेतना देखिए, ये बहुत बड़ा यहाँ सीख है हम सारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी, कि कैसे जमीनी स्तर पर लोगों के नस को पकड़ करके सामाजिक और धार्मिक सुधार के जरिए उसको यहाँ सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करना है, और इस चेतना को यहाँ लाना है, इस मोड़ पर, इस स्तर पर। थोड़ी सी आगे की कड़ी है, तो राजनीतिक चेतना उनके अंदर उत्पन्न हुआ। अचानक यहाँ पर इस मोड़ पर वो नहीं आता है। कितना बुद्धिजीवी कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति है वो, आप देख सकते हैं कि वो यहाँ तक अचानक नहीं आता है कि एकदम हम तीर चला लो, तीर चलाना शुरू कर दिया। नहीं 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 नहीं, गांधी की तर्ज पर पहले वो नैतिक बल लाता है, सांस्कृतिक चेतना लाता है। ठीक है, बहुत कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति है ये, साधारण इंसान नहीं है ये। ठीक है, पहले इस स्तर पर पूरी उसकी तैयारी हो चुकी होती है, पहले खुद को तैयार करता है। गांधी ने क्या किया, पहले खुद को तैयार किया। ठीक है, उसको अपने अंदर पहले वो आपने एक वो कहानी पढ़ी होगी कि कोई माँ जा
सकते हैं और हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल करके आप इसका प्रश्नोत्तर ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला की दूसरी कड़ी में। थैंक यू सो मच। आप इन प्रश्नों के साथ आनंद लें, खुद का मूल्यांकन करें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।